कैसे हो प्यारे बच्चों। बढ़िया से चल रहा है ना। अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है आपसे। चलिए, किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में अपन बात करते करते लास्ट टॉपिक पे अपन आ गए। ऑलमोस्ट अपन ने फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टियंस के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। अपन ने फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टियंस में डायनोप्लाज्मेट की अपन ने बातें कर ली। अपन ने बेटा क्राइसोपाइट्स की बातें की थी, जिसमें अपन ने डेस्माइट्स और डाइटम्स की बातें की। लास्ट लेक्चर में अपन ने यूनिनॉइड्स की भी थी बेटा बातें कर ली। अब अपने पास बचते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टियंस को अगर अपन छोड़े या उनकी टॉपिक फिनिश करने के बाद अब अपने पास बचता है बेटा सैप्रोफाइटिक नेचर वाले प्रोटेस्टियंस और पैरासिटिक नेचर वाले प्रोटेस्टियंस के बारे में डिस्कस करने के लिए, है ना। कुछ प्रोटेस्टियंस हैं जो कि बेटा सैप्रोफाइटिक तरह से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। उस तरह के न्यूट्रिशन के लिए उनकी बॉडी में कुछ उस तरीके का कुछ चेंजेस हो चुका है। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर अभी अपन जब डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी बॉडी का जो सेल वॉल का लेवल है वो टोटल डिफर है। उनकी लाइफ स्टाइल भी टोटल डिफर हो चुकी है। उनका जो हैबिटेट है वो टोटल डिफर हो चुका है। उनमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ही आपको फोटोजोन्स के ग्रुप में भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, दरअसल इसीलिए शुरू में ही बेटा हमने आपको बताया था ना कि ये जो अपना किंगडम प्रोटेस्टा है ये बहुत ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है। इसीलिए हमने आपको कहा था बहुत ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को बेटा वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो ये जो स्लाइम माउंट है, अगर अपन स्लाइम माउंट की बात करें ना तो देखने में या इनिशियल कंडीशन पे रिसर्चर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाए। कुछ रिसर्चर्स थे जिन्होंने इसको एनिमल की कैटेगरी में रखा था, कुछ रिसर्चर्स थे जिन्होंने इसको फंगस की कैटेगरी में रखा था, मतलब किंगडम एनिमलिया और किंगडम फंगी की तरफ लेके जा रहे थे। बाद में फिर जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट आए उन्होंने फंगस की कंप्लीट बॉडी का या स्लाइम माउंट की कंप्लीट बॉडी का स्टडी किया, फंगस का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलाया, एनिमलिया का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलाया और प्रोटेस्टियंस का मिलाया, तो पता चला कि आखिरी जो स्लाइम माउंट है ये प्रोटेस्टियंस की कैटेगरी से ज्यादा रिजेंबल करता है, ज्यादा मैच कर रहा है, ज्यादा क्राइटेरिया उसके फॉलो करता है। देन फिर इसको वापस किंगडम प्रोटेस्टा में रख दिया गया। ठीक है, तो देखो जब अपन किसी भी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन जितने भी किंगडम की बेटा अपन स्टडी करेंगे, कई बार ऐसे अपने को कॉन्ट्राडिक्टिव पॉइंट्स मिलते हैं जिनके बेस पे कि ये तय करना मुश्किल होता है या ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी को बिलोंग करता है या किस किंगडम में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके एक्चुअल किंगडम से मिलते हैं, एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ग्रुपिंग से मिलती है, बट कुछ उसके फॉरवर्ड कंडीशन वाले ग्रुपिंग से या फिर उसकी प्रीवियस कैटेगरी वाले ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से भी मिलती जुलती रहती है। तो क्लासिफिकेशन हमेशा से एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट रहा है, अभी भी उस पर वर्क चल रहा है। जैसे जैसे करके नई नई रिसर्च आती रहती है, ठीक वैसे वैसे क्या होता है उसके जो कैटेगरीज है और ऑर्गेनिज्म की जो ग्रुपिंग है वो अपडेट चलती जाती है। ठीक है, स्लाइम माउंट्स के बारे में बेटा सबसे पहली चीज तो ये कंफर्म है कि इनका स्लिमी नेचर होगा। इनकी सेल वॉल के ऊपर इनकी अपने को स्लिमी टच देखने को मिलेगा। दरअसल इसीलिए इनको ना स्लाइम माउंट का नाम दिया, उनके स्लिमी सेल वॉल नेचर के कारण। पहला पॉइंट, क्योंकि है तो देखो ये बेटा प्रोटेस्टियंस ही, तो डेफिनेटली अभी भी ये यूनिसेलुलर कैटेगरी के ही होंगे, है ना। अभी भी इनकी जो सेलुलरिटी की जो कंडीशन है या नंबर ऑफ सेल कहेंगे इनकी बॉडी पे, वो अभी भी अपने को सिंगल सेल ही देखने को मिलना है। ठीक है बेटा, प्रोटेस्टियंस है मतलब यूकैरियोटिक सेल वाले होंगे, वेल डेवलप हो चुके होंगे, इनके सेल्स वेल डेवलप होंगी। हो सकता है क्योंकि इनका न्यूट्रिशन नेचर अलग है तो इनके पास कुछ डिफरेंट तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और प्रेजेंट नहीं भी हो सकते। ठीक है बेटा, देखते हैं अपन क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक, द फर्स्ट पॉइंट of the slide mold is due to slimy appearance. Due to slimy appearance, they all are known as slime mold. ठीक है. The second point
consumer and decomposer protosteums. They are also known as consumer and decomposer protosteums. Why they are known as composer and decomposer protosteums? Because ये काम क्या करते हैं, डेड और डिके मटेरियल, ये दरअसल सैप्रो नेचर के होते हैं, सैप्रोबायोटिक नेचर के होते हैं, या आप इसको सैप्रोबिक नेचर आप इसको कह सकते हैं। ये जो डेड और डिके सब्सटेंस है उनमें फीड करते हैं, है ना, उनको डिके करेंगे और ज्यादा फर्दर डिके करेंगे, और उनका जो मटेरियल है इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर डिकम्पोजर, है ना, ये कंज्यूमर है, डेड और डिके सब्सटेंस से फूड मटेरियल ऑब्टेन कर रहे हैं और कैसे डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उनकी प्रोसेस का नाम हो गया वो डिकम्पोजर। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोसेस, जनरली कॉल्ड फंगल एनिमल। ठीक है, इनको अपन कॉमनली फंगस एनिमल का नाम दिया करते थे पहले अपन इनको फंगस एनिमल का नाम दिया करते थे। एक्चुअली ये रिसर्चर थे बेटा एंटोन डिबेरी एक रिसर्चर थे जिन्होंने कि इनको माइसिटोजोआ ग्रुपिंग में इनको रखा था। ठीक है, एक रिसर्चर थे एंटोन डिबेरी, उन्होंने इनको माइसिटोजोआ ग्रुप में रखा था। 1887 में उन्होंने इनको क्लासिफाई किया था और उन्होंने माइसिटोपा में रखा, जिनका की एग्जैक्ट मतलब होता है एनिमल, मतलब फंगल एनिमल की कैटेगरी में इनको रखा गया था। ठीक है बेटा, देन फिर इसके बाद मैकब्राइड आए, रिसर्चर आए थे मैकब्राइड, उन्होंने 1899 में उन्होंने इन स्लाइम माउल्स को ग्रुपिंग में रखा था बिक्सोमाइकोटा ग्रुप में इनको रखा गया था, जो कि फंगस की कैटेगरी का एक ग्रुप है। ठीक है, या कि क्लिनर फंगस का एक ग्रुप है। बाद में फिर से फर्दर स्टडी हुई, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट्स मिले, तो अब इनको जो अपने जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट ने इनको दरअसल रखा किसमें बेटा, प्रोटिस्टियन फंगस ग्रुप में। किसमें रखा, प्रोटिस्टियन फंगस के ग्रुप में उन्होंने इसको रखा। ठीक है, जरा अगर अपन ये तो हो गए इसके क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में बातें, जरा इसकी पेक्युलरिटीज को देखते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है बेटा इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहेगा। देखो, एस फॉर स्लाइम माउल्ट, एस फॉर सैप्रोफाइटिक, हमेशा याद रखो, सैप्रोबिक नेचर के हैं, डेड और डिके सब्सटेंस के लिए फीड करेंगे, तो डेफिनेटली इनमें फोटोसिंथेसिस जैसी कोई प्रोसेस नहीं हो सकती। फोटोसिंथेसिस जैसी कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, इट मींस दैट क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा ना, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, या इनके सेल में कहोगे प्लास्टिड नाम का चीज ही नहीं है, एब्सेंट है बेटा क्लोरोफिल। इनकी जो बॉल होती है, इनकी जो बॉडी होती है, वो दरअसल सेल मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है। इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी सेल मेम्ब्रेन से ढकी है। वेजिटेटिव बॉडी इनकी जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन से ढकी होती है, जिसको कि अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देकर के रखा हुआ है। देन इनका जो स्पोर कंडीशन वाला स्टोरी है, इनके जो स्पोर्स होते हैं, इनके स्पोर्स में सेल वॉल अपने को देखने को मिलती है। मतलब जब ये स्पोरिक कंडीशन में है, दे आर कवर्ड विद सेल वॉल एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और यू कैन से द फंगल सेलुलोजिक सेल वॉल इनकी स्पोरिक कंडीशन में अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, अडल्ट कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग देखने को मिलती है, देयर इज नो नीड ऑफ सेल वॉल, फ्रैक्चर हो चुके हैं। देन फिर इसके बाद ऐसा भी देखने को मिलता है कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, इनकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है, उसमें किसी एक स्टेज ऐसी आती है जिनमें इनका जो स्ट्रक्चर है वो अमीबॉइड स्ट्रक्चर की तरह अपने को मिलता है, मतलब इनका स्ट्रक्चर अमीबॉइड होता है, इसीलिए अपन ने कहा अमीबॉइड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट एनी वन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है बेटा, दे यूजुअली लिव ऑन डिकेइंग वेजिटेशन, है ना, पहले अपन ने बताया कि ये सैप्रोबिक नेचर के हैं, डेड और डिके सब्सटेंस पे ये फीड करते हैं, ये वहीं पे रहते हैं। इनका अगर अपन हैबिटेट जोन की बात करें तो ज्यादातर ये जो डिकेइंग वेजिटेशन होता है वहां पे मिलते हैं, मतलब सड़ी गली अपने को जो एरिया मिलते हैं वहां पे देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये सबसे ज्यादा कॉमन तो आपका जो गार्डन लॉन होता है, गार्डन लॉन में वो इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे, ग्रासेस में देखने को मिल जाएंगे। ये स्लाइम माउल्ट आपको देखने को मिलेंगे जो अपना ट्री ट्रंक वाला एरिया होता है, जहाँ पे बहुत दिनों से वो खराब हो गया हो, या वो ट्री डेड की कंडीशन पे हो और बहुत दिनों तक मॉइस्चर में रहा हो, तो वहां पे भी आपको स्लाइम माउल्ट ऑब्जर्व करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, बट इन जनरल आपको लॉन्स और मॉइस्ट फील्ड में बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। इनके पास में बेटा वैरायटी ऑफ कलर होता है, मतलब इनका जो कलर पिगमेंट है ना वो बहुत ज्यादा होंगे। तो
प्लास्मिड में आप सीधे से कहो कि क्लोरोफिल वाला कंटेंट नहीं है, बट क्रोमोफोर तो है वहां पे, है ना, कलरफुल एजेंट वहां पे है। तो इनकी वाइड रेंज ऑफ कलरेशन मिलता है आपकी, ब्राउन कलर के भी मिल सकते हैं, रेड कलर के भी मिल सकते हैं, ऑरेंज भी मिल सकते हैं, येलोविश मिलेंगे, व्हाइट मिलेंगे, पेल कलर के आपको मिलेंगे, डिफरेंट और ब्लैकिश ब्राउनिश, बहुत सारे कलर के ये आपको स्लाइम बर्ड्स ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। अगर अब अपन इनकी फिजियोलॉजी पे अगर चलते हैं, इनके न्यूट्रिशन सिस्टम के लिए, तो ये फैगोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं और सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को भी फॉलो करते हैं। फैगोट्रोपिक एंड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को ये फॉलो करेंगे। आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ये टर्म्स, सेप्रोट्रोपिक क्या होते हैं और फैगोट्रोपिक क्या होते हैं। अगर अपन इनके रिप्रोडक्शन की बात करें ना बेटा, तो इसमें अपने को एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इनमें अपने को बडिंग देखने को मिलेगी, इनमें अपने को स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन में फिजन भी देखने को मिलेगा, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन बहुत ही कॉमन तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है बेटा। देन अगर अपन बात करते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे, तो ये प्रोटोजोअन्स और ट्रू फंगस ये अभी अपन आगे किंगडम ऑफ फंगी पे बात करेंगे तो वहां से क्लियर होगा। प्रोटोजोअन्स अभी नेक्स्ट पॉइंट में अपने को मिलने वाले हैं। ये प्रोटोजोअन्स और ट्रू फंगस दोनों से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, मिलते जुलते हैं, ठीक है, रिजेंबल करते हैं। अगर इनकी होल्ड्स और लाइफ साइकिल की फेज की बात करें, कितनी फेज मिलती है इनमें? एक फेज मिलती है सोमैटिक फेज, जिसमें इनमें ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है। दूसरी होती है प्लाज्मोडियम वाली स्टेज, ठीक है। प्लाज्मोडियम स्टेज यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत कंफ्यूज होना। एक प्लाज्मोडियम आपको पढ़ने को मिलता है मलेरिया के एजेंट के फॉर्म में, जो कि आपको मिलेगा प्रोटोजोअन्स में, है ना। प्लाज्मोडियम क्या करेगा? मलेरिया का कॉज करने का एक एजेंट होता है, जिसके कारण से मलेरिया होता है, और उसका जो कैरियर होता है वो मॉस्किटो हुआ करती है ना। यहाँ पे प्लाज्मोडियम दूसरा है, बट ये प्लाज्मोडियम हमेशा आपको कंफ्यूज करता है, इसको याद करके रखिएगा, इसको मेमोराइज करिएगा। प्लाज्मोडियम क्या होता है बेटा? इट इज अ वेजिटेटिव बॉडी, इट इज वेजिटेटिव बॉडी, इट इज नेकेड बोले तो यहाँ पे किसी भी तरीके का आपने को वो मेम्ब्रेनस कवरिंग देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इट इज नेकेड, इट इज मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब यहाँ नेकेड है, कोई भी स्पेशल तरीके का बाउंड्री वॉल नहीं मिल रहा है, और अपने को यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म एक बंच के तौर पे कलेक्टेड फॉर्म पे दिख रहा है, ठीक है। कवर्ड विद स्लीवी विस्कस मेम्ब्रेनस, कोई स्पेशल मेम्ब्रेन नहीं है, कोई स्पेशल सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, केवल यहाँ पे क्या है, प्रोटोप्लाज्म कलेक्ट हो गया है, और कलेक्ट होने के बाद उसके चारों तरफ एक विस्कस मेम्ब्रेनस लेयर अपने को दिख रही है। प्लाज्मोडियम की साइज की अगर अपन बात करें तो इसकी साइज वेरिएट होती रहती है, इसके कलर भी इसके वेरिएट होते रहते हैं, और मतलब इसकी साइज और कलर दोनों वेरिएट होंगे। और कई सारी छोटी सी जो प्लाज्मोडियम है, कई सारी छोटी सी प्लाज्मोडियम एक साथ जुड़ती हैं और जुड़ करके बना देती है लार्ज प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम की अपन बात कर रहे थे। प्लाज्मोडियम हमारे स्लाइम मॉडल की एक वेजिटेटिव फेज है, जो कि आउटर कवर जिसमें लगभग देखने को नहीं मिलता, नेकेड कंडीशन में होता है। इसे प्रोटोप्लाज्म कलेक्टेड स्टोर में कलेक्टेड फॉर्म में अपने को मिलता है, कलेक्टेड फॉर्म में उसके चारों तरफ एक विस्कस मेम्ब्रेनस लेयर अपने को देखने को मिलेगी। इसका जो साइज होता है ये वेरिएट करता है हमेशा, इसका कलर हमेशा वेरिएट करता रहता है। इसको जो बहुत छोटी सी प्लाज्मोडियम होंगी वो आपस में कलेक्ट होती है, और कलेक्ट होकर के लार्ज प्लाज्मोडियम का फॉर्म करती है, ठीक है। देन इसके बाद अगर अपन स्लाइम मॉडल्स के टाइप्स की बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर outer covering, on the basis of their outer covering, or on the basis of their specialty, the slime molds can be divided into two types. The first one is cellular, and another one is acellular slime mold. Cellular slime molds की अगर अपन peculiarity देखें, so they are uninucleated. They are uninucleated, single nucleus वाले जो होंगे, they are haploid. Haploid condition बोल तो बेटा N condition. Haploid होते हैं, N condition वाले होते हैं, यूनिन्यूक्लियस होते हैं, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखने में ये कैसे मिलेंगे? अमीबा लाइक। ऊपर अपन ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, अमीबॉइड स्ट्रक्चर एट वन स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये जो सेलुलर स्लाइम मॉडल होंगे, ये देखने में अमीबा लाइक स्ट्रक्चर अपने को शो होता है। नेकेड होते हैं, इट मींस दैट कोई स्पेशल बाउंड्री वॉल देखने को अपने को नहीं मिल रही है।
मतलब सेल वॉल तो स्पेशली नहीं है, सेल कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी जो सेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है, कोई हार्ड कवरिंग वहां पे अपने को देखने को नहीं मिली। ठीक है बेटा। देन इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर है ना, इनका अमीबॉइड स्ट्रक्चर, नेकेड, कवर्ड विद सेल मेम्ब्रेन, इस तरह के स्ट्रक्चर को बेटा अपन नाम देते हैं मिक्स्ड अमीबी। द स्ट्रक्चर इज नोन एज मिक्स्ड अमीबी। ठीक है। दे फीड ऑन बैक्टीरिया, स्पेशली इनका जो फीडिंग मटेरियल है ये बैक्टीरिया होता है। इनकी बॉडी में फ्लैजेला आपने को देखने को नहीं मिलेगी। जनरली फ्लैजेला अपने को स्लाइम मोड्स में देखने को नहीं मिलते हैं किसी भी स्टेज में। देन कम्युनल साइड स्लाइम मोड एग्रीगेट, ये क्या करते हैं ना, ये हमेशा ग्रुपिंग में रहते हैं, एक कॉलोनिकल फॉर्म में हमेशा रहते हैं, इसीलिए सेलुलर स्लाइम मोड को अपन ने कम्युनल स्लाइम मोड का नाम दिया, मतलब जो कम्युनिटी बना करके रहेगा। ठीक है। दे aggregate and their mass like structure called pseudoplasmodium। वही अपन ने बताया ना, ये हमेशा कॉलोनिकल फॉर्म में रहते हैं, एग्रीगेट होते हैं और एग्रीगेट होकर के स्यूडोप्लाज्मोडियम टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्चुअली इनका जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम चूंकि वेरिएटेड इन साइज है, वेरिएटेड इन कलर है, तो ये प्लाज्मोडियम आपस में क्या होंगे, कलेक्टेड होते हैं और कलेक्ट हो करके एक लार्ज साइज का प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जिसको कि अपन ने स्यूडो प्लाज्मोडियम का नाम दे करके रखा हुआ। ठीक है। ये तो बात हुई सेलुलर स्लाइम मोड की। अगर अपन ए सेलुलर स्लाइम मोड की बात करते हैं तो इनको अपन बोलते हैं विक्सोमाइसीटीज। विक्सोमाइसीटीज ये बहुत ही क्लियर कट रिजेंबल करता है विक्सोमाइकोटा ग्रुप से। ठीक है। विक्सोमाइसीटीज अपन कहते हैं, आप ये कह सकते हो कि ये बिल्कुल जो फंगस का ग्रुप है उससे ये रिलेट कर रहा है। ये रिप्रेजेंटेड बाय फाइसेरम, इनकी बॉडी में अपने को फाइसेरम देखने को मिलता है। फाइसेरम से बहुत इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। स्टेमोनिटिस, ठीक है, स्टेमोनिटिस, फाइसेरम और स्टेमोनिटिस, इनके ये दो कह सकते हो कि मेंबर हैं जो कि एसेलुलर स्लाइम मोड को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। They exist in multi-nucleated condition और diploid stage, two-end stage। ठीक है। पिछले बार वाले में देखो जो सेलुलर स्लाइम मोड था वहां पे अपने को कंडीशन देखने को मिलती थी यूनिन्यूक्लिएट एंड हैप्लॉइड। यहाँ पे जस्ट अपोजिट कंडीशन है, दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड डाइप्लॉइड कंडीशन। वेल फेज की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को प्लाज्मोडियम फेज देखने को मिलेगी, जिसमें कि सेल वॉल ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, और बेसिकली यहाँ पे अपने को प्लाज्मोडियम स्टेज देखने को मिलती है। अगर इनका न्यूट्रिशन नेचर देखें तो ये फैगोसाइटोसिस नेचर के होते हैं। वेल ऑल्सो अगर अपन बात करते हैं स्लाइम मोड्स की कैटेगरी में, आपको 4 कैटेगरी याद रखनी, 4 पॉइंट बेसिकली आपको याद रखने हैं। पहला तो ये स्लाइम मोड्स को किस किस कैटेगरी में पहले डिवाइड किया गया था। ठीक है। माइसिटोजोआ एंड विक्सोमाइकोटा। ठीक है। माइसिटोजोआ एंड विक्सोमाइकोटा इसमें डिवाइड किया गया। देन इसके बाद आपको प्लाज्मोडियम याद रखना है। व्हाट इज प्लाज्मोडियम इन स्लाइम मोड। ठीक है। वेजिटेटिव बॉडी है, कैसी बॉडी है, वेजिटेटिव बॉडी में, नेकेड है, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कवर्ड विद विस्कस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, कलर बहुत ज्यादा वेरिएट होंगे, साइज बहुत ज्यादा वेरिएट होंगी, और ये आपस में इनके स्मॉल यूनिट जुड़ करके लार्ज यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे। प्लाज्मोडियम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जिसको कि आपको हमेशा फोकस में रखना है, जिसको आपको हमेशा मेमोराइज करके रखना है। ठीक है। प्लाज्मोडियम को नहीं भूलिएगा, यहाँ से हमेशा बेटा क्वेश्चन निकल के आता है। देन टाइप्स की बात करते हैं, सेलुलर एंड एसेलुलर, दो तरह के टाइप्स मिलते हैं। सेलुलर अमीबॉइड टाइप है, सबसे अच्छा याद करने का, आपके मेमोराइज करने का तरीका क्या है, सेलुलर जो स्लाइम मोड है इसकी खासियत क्या है, ये अमीबॉइड नेचर शो करेगा, जबकि ए सेलुलर वाला कैसा रहेगा, ये मिक्सोमाइसीटीज ग्रुप से बिल्कुल रिजेंबल करेगा, ये मिक्सोमाइसीटीज ग्रुप में आएगा। तो आप इसको अमीबॉइड ग्रुप आप इसको कह सकते हैं, और इसको आप क्या कह सकते हैं, मिक्सोमाइसीटीज ग्रुप। ठीक है। देन इसके बाद कुछ बेसिक से डिफरेंस है। लाइकवाइज अमीबॉइड वाला हैप्लॉइड रहेगा, यूनिन्यूक्लिएटेड रहेगा, डेफिनेटली इसका कुछ अमीबॉइड नेचर है, मतलब यहाँ पे कोई हार्ड कवरिंग नहीं मिलेगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बस कवर्ड रहेगा। ठीक है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड अमीबी का अपन इसको नाम दे देते हैं। ठीक है। अब अमीबॉइड नेचर के कारण ही अपन इसको मिक्स्ड अमीबी का नाम देते हैं। ये बैक्टीरिया पे फीड करता है, फ्लैजेला इसमें एब्सेंट होंगे, कम्युनल स्लाइम मोड की कैटेगरी में आता है। जबकि एसेलुलर वाले मिक्सोमाइसीटीज ग्रुप में ये रखे जाएंगे, मिक्सोमाइसीटीज ग्रुप में ये रखे जाएंगे। इनको फाइसेरम और स्टेमोनिटिस इनके एग्जांपल्स हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड और डाइप्लॉइड कंडीशन में देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोडियम इनकी जो है ये
ये मेजर फेज मानी जाती है। ये फैगोसाइटोसिस नेचर के होते हैं। अपन ने ऊपर बताया था ना, या तो ये फैगोसाइटोसिस नेचर के होंगे या तो फिर ये सेप्रोबायोटिक नेचर के होंगे या आगे सेप्रोबिक नेचर के होंगे। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाले बेचारे सेप्रोबिक नेचर के और ये वाले फैगोसाइटोसिस। इसके बाद स्टाइल पावर्स में आपको बेसिकली बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ खास परेशान नहीं होना है। देन अपन चलो चलते हैं प्रोटोजोअल प्रोटिस्टियंस के पास। प्रोटोजोअन्स थोड़ा सा अपने लिए वेरिएटेड ग्रुप है, थोड़ा अपने लिए कहना चाहिए कि वास्ट ग्रुप की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे अपने को स्पेशली प्रोटोजोअन्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है, कुछ खास पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला क्या है कि भैया प्रोटोजोअन की सबसे पहले जो स्टडी की थी ना, वो की थी ल्यूवेनहॉफ ने। याद है ना आपको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने, जब अपन प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे थे तब अपन ने बताया था कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने क्या किया था, वाटर ड्रॉप में, पाउंड वाटर ड्रॉप में अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्वेशन किया था और उन्होंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की थी स्पेशली। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था, वो जो टोटल डिस्क्रिप्शन था वो लगभग प्रोटोजोअन्स का ही था। ठीक है, टर्म जो है ये जो प्रोटोजोआ टर्म है, प्रोटोजोआ टर्म ये अपने को दिया था गोल्डफर्स्ट ने। अभी तक लगभग 50,000 स्पीशीज, अप्रॉक्स 50,000 स्पीशीज इनकी डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, और भी होगी बट अभी अंडर डिस्कवर्ड कंडीशन में है। टाइप्स की बेटा अगर अपन बात करें, देखो इसके अलावा टाइप्स की अगर बात करें, अगर अपन प्रोटिस्टियंस की प्रोटोजोअल प्रोटिस्टियंस की अगर अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, टाइप्स की अपन बाद में देखते हैं, बात करेंगे तो इनकी सेलुलर कंडीशन कैसे रहेगी, यूनिसेलुलर रहेगी, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कैसे रहेंगे बेटा, ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। ठीक है, यूनिसेलुलर रहेंगे, यूकैरियोटिक कंडीशन वाले रहेंगे, मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड, सेल ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप्ड, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन कंडीशन क्लोरोप्लास्ट मे बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट। ठीक है, देखते हैं न्यूट्रिशन कैसा है इनका बेटा, ये हेटेरोट्रॉप्स नेचर के होते हैं। देखो डेफिनेटली अगर ये हेटेरोट्रॉपिक नेचर के हैं तो डेफिनेटली ये क्लोरोफिल इनमें एब्सेंट कंडीशन में ही मिलेगा। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा। ज्यादातर ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं, केवल कुछ प्रोटोजोअन्स ऐसे होते हैं जो कि सिम्बायोटिक नेचर शो करते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम प्रोटोजोअन्स पैरासिटिक नेचर के होंगे। ठीक है, हैबिटेट की बात करते हैं तो ये एक्वाटिक होते हैं और मॉइस्ट प्लेसेस में देखने को मिलते हैं। ये प्रोटोजोअन्स एक्वाटिक होते हैं और मॉइस्ट प्लेसेस में देखने को मिलते हैं। लोकोमोशन की चलो बात करते हैं, इनके पास सीडोपोडिया मिलता है, कुछ होंगे यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को वैरायटी देखने को मिलेगी, थोड़ा वास्ट कंडीशन देखने को मिलेगी। लोकोमोशन के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पे सीडोपोडिया देखने को मिलेगा, मतलब सीडोपोडियल लोकोमोशन होगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए, व्हाइल सम वन कंटेन सिलिया टू। ठीक है, कुछ के पास सिलिया मिलेंगे, कुछ के पास फ्लैजिला मिलेंगे, कुछ के पास सीडोपोडिया होते हैं लोकोमोशन के लिए। शेप की चलो बात करते हैं बेटा, ये ओवल शेप के हो सकते हैं, राउंड शेप के हो सकते हैं, इलांगेटेड शेप इनका हो सकता है, या फिर इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी अपने को वैरायटी देखने